भाई, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं दीपक कुमार शर्मा, डीपी आर्ट क्लासेज जयपुर। तो आपके समय की बचत के लिए यदि हम करते तो पूरे 1 घंटे में जाकर के बनती, तो इसलिए सारणी हमने पहले से बनाकर तैयार रखी इसकी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर आपके सामने हैं। जो मैंने आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने मुख्यतः जिन जिन नगरों को पढ़ा, उन उन नगरों की सारणी आपके सामने है। और हम बात करेंगे पहले नगर की। तो पहला नगर हड़प्पा था, और हड़प्पा में कनिंगम और दयाराम साहिनी रहेंगे। खोज 1878 में और उसका उत्खनन 1921 में। नदी रावी रहेगी। मोंटगोमरी पाकिस्तान है, लेकिन यदि आप ध्यान रखें, या मोंटगोमरी के बाद में यदि आपको शाहीवाल मिलता है, तो आपको प्रेजेंट स्थिति में आपका वो क्या होगा, शाहीवाल होगा। ठीक है भाई। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, आरडीबी 1922। नदी आपकी क्या है, सिंधु है, और लरकाना जिला है, और पाकिस्तान में ये है। ठीक है। यदि मोंटगोमरी आपको ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको ऑप्शन पर क्या क्लिक करना है, शाहीवाल जिला। ठीक है। वर्तमान स्थिति, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी रहे, 1922 रहे, सिंधु नदी रही है, लरकाना जिला आपका पाकिस्तान है। बात करता हूं मैं आपसे चन्हू दड़ों की, तो एनजी मजूमदार हैं, 1921 में, सिंधु नदी रही है, सिंध प्रांत है, और आपका पाकिस्तान है। कालीबंगा की अपन ने बात की, तो अमलानंद घोष रहे हैं, 1953 में रहे। कहीं कहीं आपको 54 भी लिखा मिलेगा, इसलिए फैक्ट जो है आरपीएससी ने माना है 53 है। सरस्वती नदी है। ठीक है। और बात करते हैं हम हनुमानगढ़ राजस्थान में। पहले का यदि आप ऑप्शन देखोगे तो वहां हम लिखते थे गंगानगर। यदि आपको ऑप्शन में हनुमानगढ़ वो नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन में आप क्या टिक करोगे, गंगानगर। हमने बात की लोथल की, लोथल के एसआर राव, रंगनाथ राव। सन रहेगा हमारा 1955। भोगवा आपकी नदी है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है भाई। सरग वाला अहमदाबाद है ना, ये भी ध्यान रखना। रोपड़, यज्ञदत्त आपके सामने है। रोपड़ की यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में। नदी सतलज रहेगी, रोपड़ आपका जिला रहेगा, और कहाँ है, पाकिस्तान में। उसके बाद बात की हमने वनमाली की। वनमाली में रविंद्र सिंह बिष्ट रहेंगे, 1974 रहेगा। नदी आपकी रंगोई रहेगी, हिसार हरियाणा रहेगा। धोलावीरा में रविंद्र सिंह बिष्ट रहेंगे, 1990-91 में सन रहेगी। लूनी नदी रहेगी। कच्छ गुजरात रहेगा, कच्छ का रन गुजरात है ना, या कच्छ गुजरात एक ही बात है। उसके बाद देखिए कोट दीजी, फजल अहमद रहेंगे, 1953 यहाँ सन रहेगा। नदी आपकी सिंधु रहेगी, खैरपुर पाकिस्तान रहेगा। मैंने इसलिए खासतौर से एक एक लिखने की नहीं, क्योंकि ये तो रटना है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, मेरे समझाने से कोई भी इसका असर नहीं होगा। सुतकेनेडोर आयुर्ले रिस्टिन है, 1927 है। नदी दास्क है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। रंगपुर रंगनाथ राव और बीबी लाल हैं, 1953-54 है। भादर नदी रहेगी, और आपका रंगपुर गुजरात रहेगा। दैमाबाद में एम.एन. देश पांडे रहेंगे, 1958-59 इसकी सन रहेगी। नदी गोदावरी रहेगी, महाराष्ट्र एम.एस. रहेगा। राखी घड़ी में सूरज भान रहेंगे, 1969 रहेगा। सरस्वती आपकी नदी रहेगी, हिसार हरियाणा प्रमुख माना जाता है। ठीक है भाई, आराम से इसे उतार लीजिएगा। आप लोग तो इसे पढ़ोगे तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से स्क्रीन से इसे उतार लेंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। ठीक है भाई, तो यहां तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि यहां से सर आपने नहीं देखा हो और आपका यदि रह गया, किसी छात्र का, किसी छात्रा का, ठीक है, किसी का भी रह गया, तो मैं जहां तक समझता हूं अपने एजुकेशन के मुताबिक ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लगभग सभी ने यदि यहां से पहले पढ़ा है तो सबके पास में ये सारणी तो उपस्थित ही होती है। तो ये हमको सारणी रटनी है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को आप पहले पूरी पढ़ना, ठीक है, उसके बाद इसको आप रटना, फिर जैसे जैसे एक एक। अब देखो, मैंने आपको किसी में नहीं लिखाया कि हड़प्पा की खोज किसने की, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या आया, क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि आप इस सारणी को याद करो, और जब आप इस सारणी को याद कर लो तो खुद के फेयर नोटबुक में जब कालीबंगा आता है तो वहां लिखना डैश लाकर अमलानंद घोष, आपको खुद को ये पता लगे क्या हमने उसे याद किया है या नहीं किया, आपको वो कॉलम बिल्कुल सही तरीके से याद है या नहीं है। तो ये कॉलम आपको सबसे पहले तैयार करना है।
जिस सारणी की हमने कंप्लीट बात की, इस शैली पर हमने कंप्लीट आपके सामने चर्चा की और चर्चा में हमने आपको पूरा बताया और कंप्लीट सारणी से हम निकले। अब बात आ जाती है कई बार कि भाई इसमें अहम जो बिंदु है वो अहम बिंदु क्या है जो हमें मोस्टली लगभग याद रहे। तो मोस्टली आपको याद रखने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये तो याद रखने ही है। त्रिस्तरीय विभाजन पर आ जाएंगे तो धोलावीरा भी याद रखना है। पाकिस्तान का आपसे पूछ ले तो सुतकैनेडोर भी याद रखना है। और राखी गढ़ी तो हमारा महत्वपूर्ण स्थल रहा ही है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से राखी गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमको राखी गढ़ी को भी आप लोगों को याद करना है। राखी घड़ी पर भी हमने पूर्ण रूपेण आपके विचार विमर्श किए। तो यहाँ तक कि हमारी जो ये सारणी है, ये सारणी आपके सामने पूर्ण रूपेण तैयार होती है। अब देखिए भाई, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य के ने कृषि के रूप में सबसे पहले क्या किया, किस किस की कृषि की, जौ की या उसने गेहूं की, तो किस रूप में किया। ठीक है, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किसकी खेती की गई। ठीक है, तो हम खाद्यान्नों की बात करेंगे तो वहां गेहूं और जौ का नाम आता है, लेकिन सर्वप्रथम जो मानव था या सर्वप्रथम था उसने खेती जो की थी वो किसकी की थी, कपास की थी। किसकी की थी, कपास की खेती की अपन बात करेंगे। तो यहां तक अपना ये टॉपिक होता है समाप्त। अब अपन सिंधु घाटी में आगे चलते हैं मोस्ट पॉइंट लेकर। देखिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके महत्वपूर्ण तथ्य। अब अपन जब सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो सिंधु घाटी के लोगों की जो मुख्य फसली थी वो क्या थी, जौ और गेहूं और तिल, मटर, चावल और कपास उनकी व्यावसायिक फसलें मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, व्यावसायिक फसलें रही हैं। और सर्वप्रथम कौन सी फसल, तो कपास की फसल का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल पूर्ण रूपेण सही होता है। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले जो पॉइंट बना करके लिखेंगे, आप जैसे भी लिखते हो वो आपका लॉजिक है, स्टार लाकर लिखेंगे कृषि। कृषि में गेहूं, जौ की बात करेंगे हम सबसे पहले। और गेहूं जो जौ है वो इसकी क्या रहेंगी, मुख्य फसलें रहेंगी, मुख्य फसलें। यहां मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, पूरी लाइन लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें, कपास। व्यावसायिक फसल में हमारा मोस्टली क्या रहेगा, कपास रहेगा। कपास के बाद में मैंने आपको क्या बताया, चावल, चावल भी रहेगा आपका, तिल भी रहेगा और आपका मटर भी रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्यों पे हमने देखा कि कृषि की ओर से मुख्य जो फसलें हैं वो गेहूं और जौ रही हैं। व्यावसायिक जो फसलें हैं वो कपास, चावल, तिल और मटर अपने प्रमुख माने जाते
हैं या प्रमुख रहे हैं। अब देखिए हम मोस्टली क्या बात याद रखेंगे कि सर्वप्रथम कपास की खेती की गई, तो यहां हम एरो लगाकर लिख देंगे सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती की गई। तो सबसे पहले जो खेती की गई है वो खेती किसकी की गई है? कपास की खेती को प्रमुख रूपेण माना जाता है, या आपकी कपास की खेती प्रमुख रही है। अब देखिए भाई, अब पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता को किसका ज्ञान नहीं था? तो घोड़े का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? घोड़े का ज्ञान नहीं था। और जो घोड़ा है वो कौन से काल में? वैदिक काल में प्रमुख माना जाता है। तो ये भी मेंशंस करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को, इसके बाद इसके अलावा और तो इनको जानवर रहे, गाय भैंस बकरी ये तो रहे, लेकिन घोड़े का ज्ञान नहीं था। घोड़े का ज्ञान इनको नहीं था। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट पर यदि अपन बात करते हैं तो हड़प्पा से सूती कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से, मैंने हड़प्पा में लिखा भी दिया था, डीएसएसबी में क्वेश्चन आया भी है। हड़प्पा में सूती कपड़े का टुकड़ा भी क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, या सूती कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हड़प्पा का भी हमारा मोस्टली पॉइंट हमारे पास में आ गया। ठीक है, कोई चीज आपकी छूटी होगी वो महत्वपूर्ण बिंदु में सभी आ जाएंगी, और महत्वपूर्ण बिंदु को लगभग लगभग आपको सबको पढ़ना है। देखो, सिंधु सभ्यता वासियों ने सर्वाधिक किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। तो लिख सकते हो सिंधु वासियों ने सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया। तो सिंधु वासियों ने सबसे सर्वाधिक जो प्रयोग किया है वो कौन सी धातु का किया है? तांबे की धातु का किया है। और सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का। तो हम लिख सकते हैं सिंधु वासी को लोह का ज्ञान नहीं था। ये सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये हमारी महत्वपूर्ण बातें हो जाएंगी। या हमने महत्वपूर्ण बातों में यहां तक कि सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इससे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जैसे ही चलते हैं तो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन हैं वो किससे बनाए गए हैं? चक्र घूर्णन विधि से बनाए गए हैं। चाक आता है ना, तो उस चक्र को घुमा करके, तो सिंधु सभ्यता के बर्तन चक्र घूर्णन विधि से बने हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तन चक्र घूर्णन विधि से बने हैं। यह सिंधु सभ्यता के जो बर्तन हैं वो चक्र घूर्णन विधि से बने हुए हैं। लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का इनको ज्ञान था। जो सभ्यता के बर्तन बने हुए हैं वो बर्तन कौन सी सभ्यता में, तो कौन सी विधि से? तो चक्र घूर्णन विधि से उन बर्तनों को क्या किया गया है? प्रिपेयर, यानी उन बर्तनों को तैयार किया गया है। ठीक है भाई, यहां तक हमने बात की। और सिंधु सभ्यता की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो किससे? सेल खड़ी से बनी हुई है। तो लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी में बनी हैं। सेल खड़ी में बनी है। यहां तक अपन ने बात की।
इसके बाद में फोर्थ पॉइंट की यदि बात करते हैं तो मोहरों पर एक सींग वाला बैल है। मोहरों पर एक सींग वाला बैल है। कई जगह एक सींग वाला नहीं लिखा आता, यूनिकॉर्न लिखा आता है, ध्यान रखना, यूनिकॉर्न। तो ये आपको क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः इन पर नजर रखनी है, और वो रहेंगे हमारे मुख्य फसलों पर बात करेंगे तो गेहूं और जौ। व्यवसायिक फसलें कपास, चावल, तिल और मटर। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जो कपास की खेती है वो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो खेती की गई है वो किसकी की गई है, कपास की खेती की गई है। और सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा से सूती कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है, तांबे का प्रयोग भी किया गया है ना। लोहे का इनको क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो ये अपन ने क्या की, मुख्यतः इनकी बात की है, या यहाँ तक हम पढ़े हैं। अब देखिए भाई, आगे हम बात करते हैं या आगे हम चलते हैं तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त सभी ईंटों का अनुपात क्या है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सिंधु सभ्यता से प्राप्त सभी ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सभी ईंटों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, तो वो अनुपात 4:2:1 प्रमुख माना जाता है। ये 4:2:1 प्रमुख रहा है। तो हमने इनकी भी बात कर ली। अब देखिए भाई, आगे की हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के जो मकान हैं वो ग्रीड यानी जाल पद्धति में बने हुए हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के मकान, सिंधु सभ्यता के मकान ग्रीड ऑब्लिक जाल पद्धति में बने हुए हैं। ये हमने बात की सिंधु सभ्यता में कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त सभी ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। सिंधु सभ्यता के जो मकान हैं वो ग्रीड यानी कि जाल पद्धति में बने हुए हैं। कौन सी पद्धति में, जाल पद्धति में इन मकानों को क्या किया गया है, बनाया गया है, या ये मकान बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता को आयत का चित्रण का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, आयत का ज्ञान नहीं था। तो ये पॉइंट में से तो होता है कि सिंधु वासी को आयत का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु जो वासी थे उनको आयत का ज्ञान नहीं माना जाता है, उनको आयत का ज्ञान नहीं था। यहां तक भी हमने पढ़ा। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो धान की भूसी के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। धान की भूसी, तो ये पॉइंट भी हमारा बनता है कि धान की, पॉइंट एक नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखें आप। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके रजिस्टर से आपको नहीं मिलेगा, और रजिस्टर से शायद वो नहीं मिल सकता है, लेकिन वीडियो में ऐसा मिलेगा कि वो हर क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा हो सकता है आप किसी लाइन को लिखना भूल जाओ, और कई बार हमारी किस्मत ऐसी होती है वही क्वेश्चन सामने होता है। तो सिंधु सभ्यता में धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर से मिले हैं। आजकल तो क्या टेक्निकल इशू है ना, जो लोग भी लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो वहां आराम से चलाकर इसकी थोड़ी स्पीड तेज करो, और 1 घंटे वाला मैटर आप 20 मिनट में सुन लो कानों में लगा करके, ठीक है। अब रेगुलरिटी में आप 1-2 दिन सुनोगे ना उस चीज को, आपकी सुनने से पूरी की पूरी चीजें हो जाती हैं। देखो रटी हुई हमारे भी नहीं है कोई चीजें, ये चीज ध्यान करना कि मैं भाई मेरे सीट डिटो रट रही है, नहीं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से हटा देते हैं। और ऑप्शन से कब उठेगा, जब ए बी सी और डी,
अब आप कहोगे सर क्वेश्चन सही कैसे होता है, गलत कैसे होता है? अब यदि मुझे पता है इसका आंसर ये है ए, तो सही है? नहीं, अभी फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जिसको कॉन्फिडेंसली आप सही कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब सही होगा जब आप तीनों ऑप्शनों को गलत करोगे कि ये तो इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है, ये इसलिए गलत है। तो मेरा चैलेंज है वो क्वेश्चन आपका 1001% सही है। ठीक है, तो इसलिए और ध्यान से सुनने वाली एक बात है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सभी विद्यार्थियों के लिए, कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर आप देते हो उस एग्जाम पेपर में सब्जेक्टली क्वेश्चन को खास तौर से 2 बार पढ़ें। जितना क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप दे रहा है, ठीक है, लॉलीपॉप का मतलब जितना आपको सरल लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है लगाउन टिक, ध्यान किया करो उस क्वेश्चन में कोई ना कोई राज छिपा होता है। और आप तो मैच्योर पर्सन हो, जब जिसमें राज छिपा होता है तो वहां क्या होता है, तो वो क्वेश्चंस लगभग आपका गलत होता है। इसलिए आपको ध्यान से याद रखना है, ध्यान से आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही है और आपका कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। ये मैंने आपको बताए। अब देखिए भाई, जो लिपि रही है वो कौन सी है? इनकी लिपि पिक्टोग्राफ है और कुल चिन्ह 396 है। ये और लिख लो, सिंधु सभ्यता की लिपि। लिपि कैसी है? चित्रात्मक है, ठीक है, चित्रात्मक। लेकिन हम चित्रात्मक को कहते क्या है? हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ कुल कितने हैं? 396, लेकिन कोष्टक में लगाना 400 के लगभग। ठीक है, ये भाई सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैं आपको कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन स्थल और पूर्व की सभ्यता बताऊंगा, जो सभी लगभग कहाँ मिलेंगी? उपरोक्त सभ्यता पाकिस्तान में मिलेंगी, उन पर और अपन बात करेंगे। और यहाँ पर मित्रों आपका सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आपका क्या होगा? समाप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको हड़प्पा से प्रारंभ किया था, मोहनजोदड़ो से घुमाता हुआ आपको मैं कालीबंगा में लेकर चला, फिर मैं आपको लोथल में लेकर चला, फिर मैं आपको रंगपुर में लेकर गया, फिर मैंने आपको राखी गढ़ी घुमाया। राखी गढ़ी ने बताया कि धौलावीरा है अब, तो धौलावीरा के पास भी हम चले। उसने हमें बताया कि मैं तो त्रिस्तरीय हूँ, सबसे बड़ा भारत में इस समय कौन है? वो राखी गढ़ी भारत का है। और त्रिस्तर की बात करता हूँ तो कौन आता है? धौलावीरा आता है। विश्व धरोहर में शामिल हाल ही 2021 की हम बात करते हैं तो किसे शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। और शामिल करते हुए हम अंत बिंदु तक पहुंचते हैं, हम उसके बारे में हमने पूरी परिचर्चाएं की। अब हम लास्ट जो बात करेंगे वो बात करने देंगे वे सभ्यताएं या उपरोक्त सभी सभ्यताएं इस समय पाकिस्तान में हैं। उपरोक्त सभी सभ्यताएं वर्तमान में पाकिस्तान में। तो उपरोक्त सभ्यताओं की हम बात करते हैं तो ये सभी जो सभ्यताएं हैं ये कहां मानी जाती हैं? पाकिस्तान में मानी जाती है। जैसे हम बात करें क्वेटा सभ्यता, आयुर्लेन स्टेन पहली है, क्वेटा सभ्यता। आयुरेल स्टेन, ठीक है, ये कहां है? बात करेंगे समय 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व से पढ़ लिया अपन ने बात। दूसरा जो स्थान बात करेंगे वो है अमरी नुंदानाल सभ्यता। अमरी नुंदा लाल सभ्यता, ठीक है भाई। शब्द तो कोई कोई लिखा ही आ जाता है, ध्यान रखना कोई भी, है ना। अमरानुद्दीन सभ्यता की समय की बात करूंगा तो ये क्या 3500 से 1800, ये आ जाएगी 3000 से 1800। ईपू का ध्यान रखना बस, ईपू का मतलब ईशा पूर्व। अगली हम सभ्यता की बात करेंगे तो अगली आएगी कुबरदार सांडों के लिए।
और वो कौन सी है? झोब सभ्यता। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन यहीं से बनता है, झोब सभ्यता। और झोब सभ्यता का समय तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कुबरदार सांडो की प्रतिमा मिली है यहां से, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कुबरदार सांडो की प्रतिमा मिली है। तो झोब सभ्यता की हमने बात कर ली, 4000 से 2500 की बात कर ली, और ये जो 4000 से 2500 है, ये हमको जो मिला है, ये कुबरदार सांडो के लिए ये प्रतिमा प्रसिद्ध मानी जाती है। यह कुबरदार सांडो के लिए वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। एक क्या है? कुल्ही मेला सभ्यता, 2800 से 2000 ईसा पूर्व। कुल्ही मेहा सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। नंबर 5, नंबर 5 की हम बात करते हैं, कुल्ही मेहा सभ्यता की। आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ हम बात करते हैं कुल्ही मेहा में। तो हमने बात की क्वेटा सभ्यता जो रही है ये है, अमरानंदानाल सभ्यता है जो यही है, झोब सभ्यता है वो यही है, कुल्ही मेहा सभ्यता है जो ये है। और कुल्ही मेहा सभ्यता के बाद में हम आगे लेकर चलते हैं तो झूकर झांकर सभ्यता, और 1500 ईसा पूर्व के लगभग। झूकर झांकर सभ्यता। और झूकर झांकर सभ्यता की बात की तो मैंने आपको इसका समय बताया 1500 ईसा पूर्व के लगभग। तो ये मित्रों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी खत्म होती है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने परिचर्चाएं की। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन हमसे रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग भी पढ़ने का कोशिश करें। यदि बाई चांस कोई रहता है तो कोई क्वेश्चन रहा नहीं है, और अन्यथा वो क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? टेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। जल्द ही हम आपका गूगल फॉर्मेट पे टेस्ट प्रक्रिया भी प्रारंभ करेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार।